निर्माण कैसे होता है? धातु का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे सामने, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं और वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन धातुओं में बदल जाती है और उसके द्वारा खाया गया भोजन जो है आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग क्या होता है? सार। और दूसरा होता है मल का भाग। तो मल भी हमारे तीन प्रकार के हैं और सार जो है हमारे जो पाचक अग्नि द्वारा पचाने के बाद में एक भाग जो तैयार होता है उसका मुख्यांश जो भोजन का होता है वही सार भाग कहलाता है। वो कहते हैं ना, कहावत भी होती है कि सार, किसी चीज का सार बोलो भाई, तो वो सार भाग, यानी या आसान शब्दों में उसको सार बोला जाता है। तो सार का मतलब भोजन से मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं और ऊर्जा। ऊर्जा तो बाद में कन्वर्ट होगा, लेकिन पहले क्या होगा, उसके पोषक तत्वों का होना जरूरी है। और ऊर्जा जिससे हमारा जो शरीर है ठीक ढंग से काम कर सके। नहीं, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? हमें पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व शरीर में जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग अंगों में ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये पोषक तत्व क्या करते हैं? अपने शरीर में जाएंगे, रस भाग में कन्वर्ट होगा पहले, फिर ये रक्त में जाएगा, रक्त से अलग अलग टिश्यूज में जाकर के अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एडिनो ट्राइफॉस्फेट के साथ मतलब मिल करके ऊर्जा का निर्माण करता है। और उसके बाद में जो उससे मल तैयार होता है वो अलग अलग अग्नियों में अलग अलग तरह से चलता है। तो ये पाचक अग्नि के द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन धातुओं में बदल जाती है, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में बदल जाती हैं। आपके द्वारा खाया गया भोजन, खाया गया खाना आगे जाकर के दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, सार और मल। मुझे लगता है आप लोगों को याद आराम से हो गया होगा, सार और मल। आयुर्वेद के अनुसार सार और मल दो भागों में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है याद रखना कि सार और मल। नहीं तो बाद में आप पूछोगे कि मल कहाँ से आया। सार तो ठीक है चलो, लेकिन ये मल कहाँ से आया? भाई वेस्ट मटेरियल भी तो आएगा उसमें से जो निकलेगा, क्योंकि इसकी भी चर्चा अभी आगे जाकर के होनी है शेष। तो सार का मतलब क्या हुआ? भोजन से निकलने वाले पोषक तत्व या ऊर्जा समझ लो उसमें, जिससे हमारा जो शरीर ठीक रूप से ठीक ढंग से काम कर सके। वहीं मल से तात्पर्य है जो वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड, जो हमारा शरीर में वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसके बाद में, वही है भोजन के पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं देता, ऐसा मान लो। वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। मैं एक और बात बता दूं आपको कि शरीर से आप पूरा मल खींच करके आप बाहर निकाल जाओ, बाहर निकाल दो खींच तान करके उसको वैक्यूम से, किसी भी कारण से पूरे शरीर में से जो खाना पचने के बाद जो मल है ना, वो केवल मल मल को बाहर निकाल दो, सार को सबको अंदर रहने दो। आप एक मिनट खड़ा होकर के चल के नहीं बता सकते। ये मल आपके शरीर को स्टैंड प्रदान करता है, स्टैंड बाई मोड में रखने का क्षमता प्रदान करता है। केवल आप सार से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, ये मल से हमारा शरीर टिका रहता है। तभी तो लूज मोशन में लोग गिरते पड़ते रहते हाँ, जब वो खाली होने लग जाता है हैं। हाँ तो जी, फिर हाँ बाद जी। में ऐसे ही गिर पड़ता है, चाहे वो कितना ही हाँ। अच्छा, उसको कितना ही न्यूट्रिशन ला दो दे दो, कुछ नहीं होता।
बिल्कुल। तो ये मल से जो है शरीर ठहरने लायक बनता है, स्टैंड बाई मोड में रह सकता है। मल निकाल दो वैक्यूम से, कुछ नहीं बचेगा इसमें, खड़े होने की कंडीशन नहीं। तो बात करते हैं आगे। मल की हमने चर्चा कर ली। मल भी हमारे शरीर में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। एक तो यूरिन हमारा होता है, और एक पुरीश यानी पॉटी मल जिसको बोलते हैं, और एक स्वेद यानी हमारा पसीना। ये 3 प्रकार से मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो रस धातु की हमने चर्चा कर ली। रस बनता है ऐसे, और मतलब धातुएं कैसे बनती हैं ये हम देख रहे थे। तो ऐसा जरूर विज्ञान वाले बोलते हैं कि इसका कोई योगदान नहीं है मल का, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ का भी योगदान शरीर में स्टैंड बाई मोड रखने में जरूर है। लेकिन अब किताबों में पढ़ने को तो यही मिलता है। अब समझाने के लिए आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है, भाई वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकालना है, इसलिए बाहर निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहने में तो यही आता है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकली तौर पे कुछ चीजें कहने में और लिखने में फर्क होता है। तो वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, और भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंच जाता है। वायु का दबाव पड़ता है। मैंने कहा था कि वात जो है शरीर में, इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका, सभी चीजों का, कफ पित्त का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कफ पित्त में ये सब मल और ये सारी चीजें आ जाती। तो वात का तो क्या कार्य, ट्रांसपोर्टेशन का, धक्का मारना पहुंचा देना, धक्का मारना पहुंचा देना, राइट। तो यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। 7 धातुएं हमारी, उन सबको बनाता है। और ये सारी धातुएं एक क्रम में हैं, या कहें कि एक क्रममय है, में नहीं, क्रममय है। और प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है। यानी उसकी अगली धातु क्या हुई, रस बना, रस से क्या बनेगा, रक्त बनेगा। यानी उसकी अगली धातु क्या हुई, रक्त हुआ। रक्त के बाद में क्या हुआ, मांस हुआ। तो रक्त पूरे शरीर में घूमेगा, जहां भी मांसपेशियां हैं उसके अंदर से जो वहां से होकर के गुजरेगा, और जो भी उनको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो मांस के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू दे देगा रक्त। तो इससे क्या हुआ, रक्त का जो मल था वो रक्त में रह जाएगा, और उसका जो रक्त का रस भाग है वो इसमें चला जाएगा मांसपेशी। पूरा रक्त तो नहीं क्या ना उसमें, रक्त के अंदर भी क्रिया होगी, वहां पर भी अपनी अग्नि है उसकी। जैसे रस धातु अपनी अग्नि से बना था, वैसे रक्त में भी अपनी अग्नि है। कैसे, उसके अंदर अग्नि नहीं होती, रक्त गर्म नहीं होता। गर्म होता है रक्त, और ट्रांसपोर्टेशन, वायु उसको धक्का मारता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन करता, घूमता है इधर उधर पूरे शरीर में। तो जिस भाग में भी ये जाता है वहां पर मांस धातु का निर्माण करता है। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो कंटेंट, वो उस आधुनिक विज्ञान के हिसाब से माने तो वो उस अंग या विशेष को दे देता है। अंग विशेष को जब ये देता है, तो उसके बाद उसके फलस्वरूप उसके अंदर भी तो मल होता है। कुछ देगा तो मल को अपने पास रखेगा, उस मल को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालेगा। दूसरा मल क्या होता है, CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ATP कन्वर्जन होती है, वो आधुनिक विज्ञान बोलता है। उसके आधार पर यदि देखते हैं तो हम, वो भी एक प्रकार का मल है जो फेफड़ों को पहुंचा दिया जाता है ब्लड के द्वारा, और फेफड़ों से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी एक मल हो गया, गैस हुई, वेस्ट मटेरियल हुआ बॉडी का, रखते तो है नहीं उसको। तो सबकी निकलने की
सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपान वायु को जब हम बोलते हैं कि ये नाभि के जितने भी नीचे के, ये कहीं यहाँ पे किताब में नहीं है लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, अनुभव की बात है। तो नाभि के नीचे के रोग जितने भी हैं सब अपान वायु से काउंट होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ये क्यों नहीं कहाते, ये क्यों नहीं हम लोग कहते कि जो भी शरीर से निस्तारण का कार्य होता है, यानी शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का काम होता है, वो सब अपान वायु करता है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो निस्तारण क्या क्या हो सकता है? मल का बाहर निकलना हो, पेशाब का बाहर निकलना हो, पसीने का बाहर निकलना हो, या फेफड़ों के थ्रू गैस का बाहर निकलना भी हो। तो हमारी अपान वायु खराब होती है तो कईयों को दमा, अस्थमा ऐसी स्वरूप बीमारियां घेर लेती हैं। यदि अपान वायु ठीक होती तो ये दमा अस्थमा नहीं होता। अपान वायु में पहले गड़बड़ होती है जब ये दमा अस्थमा होता है। इसका मतलब इसका संबंध ऊपर तक है। और यदि हम नीचे की तरफ ही देख रहे हैं तो इसका मतलब धोखा खा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पसीने से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब भी कुछ तो है। ये शोध का विषय है, इसको समझने का विषय है, इसको जानना तो पड़ेगा। यानी इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि जो भी शरीर से निष्कासन की प्रक्रिया होती है वो सब अपान वायु से होती है। तो निष्कासन जहां भी होता है हमको उसका क्षेत्र मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी आंत के अंदर ये भी निष्कासन की तरफ बढ़ता हुआ मल बड़ी आंत में से घूम फिर के पॉटी के रूप में बाहर निकल रहा है। गर्भ धारण होता है, गर्भ भी एक प्रकार का उस माँ के लिए, उस जच्चा के लिए, जब वो पूरा समय उसका हो गया होता है, एक प्रकार का उसके लिए मल है। फिलहाल मल तो नहीं है लेकिन उसके लिए मल ही, मतलब निस्तारण तो होगा ना उसका, बाहर निकलना, तो वो भी अपान वायु से ही हो रहा है। माहवारी के अंदर जो बाहर निकल रहा है वो भी सब इसी का पार्ट है। चलिए थोड़ा सा विषय से अलग हो गया, लेकिन जानकारी इससे कुछ हल्की फुल्की जुड़ती सी नजर आई, मैंने बता दी। क्योंकि ब्लड से जुड़ा हुआ था, ब्लड का अग्नि का हिस्सा था। अग्नियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही हैं ये हम देख पा रहे थे उसको। ये सारी धातुएं क्रम में है, एक के बाद एक है। यानी एक धातु बनेगी तो उसकी नेक्स्ट जो है अगली धातु बनेगी, फिर उसकी अगली धातु, फिर उसका अगली धातु, ऐसे करके सातों धातुओं का पोषण एक के बाद एक क्रमशः होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे किताब के दृष्टिकोण की, जैसे कि जो हमने खाते हैं पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में बदलता है, और इसके बाद प्लाज्मा खून में, और खून से मांसपेशियां बनती हैं। इसी तरह यह क्रम आगे चलता जाता है, चलता रहता है। इसके अंत में जाकर के आखिरी है ना, रक्त मांस, मांस के बाद में मेद हो गया, मांस मेद, फिर अस्थि हो गया, फिर मज्जा, फिर शुक्र। तो ये शुक्र तक का जो क्रम चलता है धातुओं का बनने का, यानी सबसे अंत में शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी उत्तक। जैसे ही वीर्य शुक्राणु, जैसे कि वीर्य हमारे शरीर में शुक्राणु होते हैं आदि बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में पाचन अग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है या आवश्यक है। इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु यानी प्लाज्मा ही मूलभूत तत्व है। हो गया क्लियर? मूलभूत तत्व क्या है? रस धातु,
यानी कोई भी बीमारी आए, बड़ी से बड़ी बीमारी, तो पहले क्या ठीक करो? रस धातु। कोई भी बीमारी आएगी तो पहले रस खराब हुआ, यानी पाचन खराब हुआ, तो पाचक रस खराब हुआ, फिर रक्त में चला गया तो उसने रक्त को भी दूषित कर दिया। फिर रक्त जब मांसपेशियां या जिन अंगों में जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर है बॉडी का, संयोजी ऊतक है, कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू है, तो ये जो टिश्यू जहां भी जाएगा ये वहां पर सब के सब अशुद्धता पैदा करेगा, शरीर को बीमार करने का काम करेगा, गंदगी पैदा करेगा, राइट। तो पहले सबसे पहले क्या करना? ठीक, रस धातु को। सबसे पहले किसको ठीक करना? रस धातु को। सबसे पहले किसको ठीक करना? रस धातु को। सबसे पहले किसको ठीक करना? कोई भी रोग हो तो रस धातु को। मुझे लगता है भूलने वाली बात है ही नहीं। तो इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु यानी प्लाज्मा ही मूलभूत तत्व है। आइए प्रत्येक धातु के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला देखते हैं रस धातु। रस धातु यानी तीनों दोषों, सात धातुओं यानी कफ पित्त वात रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सात धातुएं, पांच तत्व, अर्थात पांच तत्व हो गया। पांच तत्व के आपको पता ही है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पांच तत्व। शरीर इंद्रियां है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब के सब, जिसमें इंद्रियों में त्वचा भी एक इंद्रिय है, आंख नाक कान के अलावा भी जीभ और ये सब जो लगे सारी चीजें आ गई। और मन के सारे कार्य इसी रस धातु से होते हैं। जैसे ही आदमी का पेट खराब होता है, याद रखना, कितना ही ध्यान कर लो, प्राणायाम कर लो, रस धातु खराब होती तो मन लगता ही नहीं है। रस धातु जिसकी अच्छी बन गई वो आराम से ध्यान करेगा, उसका मन भी आराम से लगेगा। रस धातु खराब है तो ध्यान में मन लगता ही नहीं है, किसी काम में मन लगता ही नहीं है, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती। तो बीमारी की शुरुआत कहाँ से? रस धातु से, करेक्ट। आगे बढ़ते। तो रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र से होता है, और फिर यह रस धातु यह रस रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। दोषों में गड़बड़ी होने के कारण धातुओं के स्तर में भी बदलाव होने लगता है। जब दोष होते हैं, रस धातु खराब होती है, उसके स्तर में अप एंड डाउन पाया जाता है, तभी हमारी धातुओं में बदलाव होने लगता है, यानी उनमें कुछ न कुछ स्तर में भी कमी आने लगती है, उनका स्तर घटने लगता है, उनमें पोषण की कमी होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे करके उनमें क्षीणता आती है और रोग पनपने लगते हैं। दोष में असंतुलन धातु को प्रभावित करता है, यानी कब पित्त वात कुछ बढ़ गया कुछ घट गया, कब बढ़ गया तो भी रोग आएगा, पित्त बढ़ गया तब भी, लेकिन तीनों सम रहे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा। इसलिए सम रखने का हर आदमी प्रयास करता है जीवन भर। तो धातुओं को प्रभावित करता है तो रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे ही धातुओं को प्रभावित करता है कोई दोष असंतुलन होते ही, तो फिर क्या करेगा? रोग की उत्पत्ति होती है। रोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रस धातु से। रक्त धातु से रोग की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती। मांस धातु से होती है क्या? नहीं होती। पहला रस गड़बड़ होगा तो बाकी सारे ही गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि चलो रस खराब होगा तो बाकी सारी, क्योंकि ये तो जड़ है, जड़ जड़ी खराब है, मतलब बीज ही खराब है। बीज करेले का बोया तो आम कैसे खाओगे? करेला ही मिलेगा। तो जिस धातु के दूषित होने से रोग
जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है वह रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। रस धातु में दूषित हो गया है तो क्या बोलेंगे? इंडाइजेशन हो गया, अपचन, पाचन ठीक से नहीं। फिर भी कुछ खा लिया तो एसिडिटी। फिर भी नहीं मानते, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ बकर 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 चबाते रहते हैं, तो फिर आदत में आ जाता है शरीर के एसिड बनना। अब नहीं कुछ करोगे तो शरीर की आदत हो गई है कि अब हम तो बनाएंगे ही एसिड। यूरिक एसिड, ये वो है, फलाना ठिकाना, जो भी नाम गिनते रहते वो सब नाम हमारे जीवन के संगी बन जाते हैं, साथी संगी, जो रोग को अपने साथ कैरी करते लेके आते हैं। तो इस तरह से रोग बनते हैं शरीर में। रोग बनने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? रस धातु से। रस खराब, सब कुछ खराब। रस धातु के कार्य के संदर्भ में बात करें तो इस रस का मुख्य कार्य तृप्ति करना है, यानी शरीर की तृप्ति करने का कार्य क्या होता है? कौन करता है? रस धातु करता है। यानी तृप्ति, ये चाहे वो मन की तृप्ति हो या पोषक तत्वों द्वारा शरीर की तृप्ति हो, तो तर्पण करने का काम कौन करता है? रस धातु करता है। शरीर में तर्पण करेगा, नरिशमेंट देगा, इंग्लिश में बोलो तो। कौन देगा? रस धातु। रस धातु इतना महत्वपूर्ण चीज। तो रस धातु के कार्य क्या है? नरिशमेंट देना, तर्पण करना, तृप्ति देना, और संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करना। संतुष्टि किसको होती है? मन को होती है। संतुष्टि किससे होती है? मन की होती है। मन चंगा तो कचोटी में गंगा, कहावतें भी कुछ ऐसे ही बने। तो जो कहते हैं मन मन भावे मूड हलावे, यानी कोई आपसे पूछता है कि भाई ये चीज खानी है, अब आपके मन तो कर रहा है खा लूं, लेकिन जीभ तो कह रही है खा ले खा ले खा ले, मन भी कह रहा है खा ले खा ले खा ले, लेकिन पेट अलाउ नहीं कर रहा। पेट कह रहा मत खा पड़ जाएगा बीमार। ये जो है स्थिति मन की है। मन के मते न चालिए। तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जीवन से जुड़ी हुई, जिन्हें हमें समझना है, रोग से बचना है तो। नहीं तो रोग लाइन बना के हमारे साथ चलेंगे। रस धातु को ठीक करना कितना जरूरी है, सारी चीजों से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो रस धातु का कार्य मुख्य तरह से अपन को तृप्ति देना है और संतुष्टि देना है। तीन कार्य: तृप्ति देना, संतुष्टि देना, और क्या है? प्रसन्नता प्रदान करना। चेहरे पे भी प्रसन्नता आती है। यानी अभी मिठाई खाओगे, है ना, तो मीठा मीठा जीभ पर लगेगा, अच्छा वाह वाह वाह, तो चेहरे पे आएगी प्रसन्नता। प्रसन्नता आएगी, कोई खुशी का समाचार सुनते लाओ जी मिठाई, हो जाती डिमांड। तो मिठाई ही क्यों, करेला क्यों नहीं बोलते लोग? लाओ जी करेला। नहीं, मिठाई ही होती है। कोई खुशखबरी होती तो मिठाई ही होती है, करेला नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम भी सोच समझ के बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं भी सोच समझ के बनाई गई कि मन चंगा तो कचौटी में गंगा, यानी मन की प्रसन्नता भी मीठे से ही है। तृप्ति का कारक भी वही है, सृष्टि की संरचना का कारक भी मीठा है। बाकी सभी सहयोगी तत्व हैं, घटक। और गहराई में ले जाऊंगा तो आपको फिर अध्यात्म दिखने लगेगा। तो अध्यात्म तो आप सभी जानते हैं,
धरती पर सबको पता है, सभी विद्वान हैं। तो हम केवल चिकित्सा के दृष्टिकोण से चलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो कहता ही यही है, योग और आध्यात्म आयुर्वेद का एक पैर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने से अगली धातु रक्त का पोषण करता है। जो रस बनता है वो अपने से अगली धातु का पोषण करता है। तो रस का क्या क्या कार्य हो गया? अपने से अगली धातु का पोषण करना। नंबर 1 क्या कार्य हुआ? मुख्य काम इसका तृप्ति प्रदान करना और शरीर को संतुष्टि प्रदान करना, प्रसन्नता प्रदान करना, और क्या करना? पोषण देना। और क्या? और होता है अगली धातु का निर्माण करना। ये अगली धातु का निर्माण करेगा, यानी रक्त बन जाएगा। अब देखते हैं कि रस धातु के बढ़ने के लक्षण क्या दिखते हैं। सपोज करिए रस धातु मेरे शरीर में बढ़ गई, तो उससे भी तो कोई बीमारियां आएगी। हमने तो कहा, आयुर्वेद कहता है सम रहो, ना तो घटाओ ना बढ़ाओ, सम रहो। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे। तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, यानी बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा करीब भी नहीं, है ना। अब चाय के अंदर शक्कर ज्यादा डाल देंगे तो हम चाय पीने में अच्छी नहीं लगेगी, कम डालेंगे तो कड़वी लगेगी चाय। तो ये ही फर्क यहाँ पर है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने वाला है। इसलिए कोई भी धातु की अधिकता भी दिक्कत लाएगी और कम भी दिक्कत लाएगी। तो धातु बढ़ने के लक्षण की और हम निगाह डालते हैं, तो रस धातु की वृद्धि होने पर कफ प्रकोप के सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे पाचन शक्ति की कमी, मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर एक रूजी होती है, रूजी में कफ जमा हो जाता है जिससे भूख लगना बंद हो जाता है। ये मंदाग्नि का विषय। तो सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर में शक्ति की कमी, एकदम कमजोरी सी महसूस लगना, जी मिचलाना। यदि रक्त में गर्मी बढ़ जाएगी या पेट में गर्मी बढ़ जाएगी तो आपको जी मिचलाएगा, जी घबराएगा, जॉइंटिस टाइप कुछ लगेगा, ऐसा बड़ा विचित्र कहानी लगेगी। ये सब उसी से ही है, रस से ही, रस धातु से ही है। तो शक्ति की कमी, जी मिचलाना, ज्यादा लार बनना। बच्चों के अंदर देखा होगा आपने, मुंह के अंदर, मुंह के बाहर कपड़ा टांगना पड़ता है कई बार, तो वो लार उनके मुंह से टपकती रहती। तो बच्चों के सबसे ज्यादा लार बनती है, और जैसे ही बच्चा अपनी मेच्योरिटी को प्राप्त करने लगता है तो थोड़ी थोड़ी हल्की दाढ़ी सी निकलती दिखाई देती है। तो यही कंडीशन जो है हमें बहुत सी जानकारियां देती, जैसे पाचन शक्ति की कमी है, जी मिचलाना है, ज्यादा लार बनना, उल्टी, सांसों से जुड़े रोग और खांसी, दमा, ये सब। तो ये सारी चीजें हो गई, उल्टी और क्या, सांसों से जुड़ी रोग और खांसी, ये सब के सब रस धातु से पैदा होती हैं। सांसों से जुड़े हुए रोग रस धातु से क्यों होते हैं? ये इसलिए होंगे कि रस जब बनेगा तो उसके अंदर
क्या होगा, यदि रस धातु ज्यादा बनेगा तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो शरीर में क्या होगा, जो भी लिक्विड शरीर में इकट्ठा होने लगेगा तो इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने के, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा तो कोई ना कोई बैक्टीरिया आएगा, वो हमारे शरीर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेगा और कहीं से सफल हो गया तो उस ग्लूकोज को खाने जाएगा ही, क्योंकि उसका भोजन रखा हुआ है आपने और वो पचा के तैयार करके रखा हुआ है, या तो आप काम में लो या कोई और दूसरा लेने वाला है। तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, बीमारियां होंगी, वही कफ बनाएगा। तो कफ की वृद्धि ऐसे होती है, क्योंकि मीठा है, मीठे से कफ बढ़ता है। तो राज धातु के जुड़े हुए रोग क्या क्या हुए, शक्ति की कमी हो गई, सुस्ती आना हमेशा दिन भर, चाहे उसको कितना ही अच्छा टॉनिक ला के दे दो, वो एकदम, अभी सुबह 2 घंटे पहले तो बहुत बढ़िया अच्छा दिख रहा था फिट, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शक्तिहीन निस्तेज नजर आने लगता है। अभी कितने बज गए, 5:30 बज गए, इसलिए कॉल स्लो हो गया। हेलो। जय माँ भारती जैन साहब। जय मां भारती ठाकुर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाए। अभी हम्म। क्लास से फ्री हो जाऊं? अच्छा, आप क्लास में है क्या अभी? हाँ। सॉरी 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 सॉरी। है ना? आज अपना क्लास तो नहीं था ना? नहीं, वो वाला नहीं है, इधर दूसरा चल रहा है। ओके, ठीक है ठीक है। है ना? हाँ हाँ। और कुछ विशेष तो नहीं है अर्जेंट? अर्जेंट तो नहीं है, बाद में बात कर लेंगे ना, कोई बात आज ठीक करते हैं, ओके। नहीं। ओके। जय माँ भारती। तो धातु बढ़ने के लक्षणों में हमने ये देखा, रोगों की श्रृंखला की बात करते तो हम रोगों में हमारे को कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं रोग यहाँ पर, जी मचलाना है, या शरीर में जब भी मीठा ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो भी रोग होते हैं वो आपको पता ही है। उल्टी आना, सांसों में जुड़े हुए रोग आना, क्योंकि सांसों में क्यों, क्योंकि ये ऊपरी भाग में जब कफ बनने लगता है तो ये कफ धीरे धीरे करके हमारी सांस नली की और ऊपर बढ़ता है और नाक वाक गले वले में चला जाता है, और फिर वहां से बाहरी इन्फेक्शन उसको खाने की गरज से आ जाते हैं, और वो खाने पीने के चक्कर में आपको खाना पीना शुरू कर देते हैं और बीमारियां आने लग जाती हैं। हम लोग खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये चलता रहता है क्रम, राइट। तो सारी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं, रस धातु से ही आ रही है। अभी तक तो कुछ नया तो कुछ विशेष दिख नहीं रहा कि कोई और धातु ने कुछ गड़बड़ किया हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रस धातु की बीमारियां दिख रही। इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, वो उनके लेक्चर सुनोगे तो एक ही बात सुनोगे कि रस धातु को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े ही दिन में तुरंत ठीक हो जाता है। और बकायदा होता भी है, आप व्रत करके रस धातु को सुधारने की दवाइयां औषधि लेना शुरू कर दो, एक ही दिन में ठीक हो जाती है सारी कहानी। ये कितना गहरा विद्वान विज्ञान है, अब इसमें मिनरल विटामिन ढूंढते रहोगे तो ढूंढते रहो, फिर पूरे जीवन भर यही चलता रहेगा। तब चर्चा करते हैं रस धातु की कमी से क्या हो सकता है। बढ़ोतरी के तो चलो हमने देखा कि पाचन शक्ति की कमी हो जाएगी, जी में चलाएगा और ज्यादा लार बनने लगेगी। और क्या होगा, ये लार बनना, ये सब जो क्रम दिखते हैं वो केवल इसीलिए दिखाई देते हैं कि हम लोगों को इंडिकेशन देता है, शरीर इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो वो लक्षण दिखाता है, देखो अभी भी समय है सुधर जाओ, देखो अभी भी समय है सुधर जाओ, नहीं तो मैं वाट लगा दूंगा। इतने सारे सब कुछ दिखाता है, और क्या करे।
तो पाचन शक्ति की कमी होना, जीभ जलाना ज्यादा, लार का बनना और उल्टी सांस, उल्टी भी होना और सांसों से जुड़े हुए रोग होना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये वो जो भी होना है। उसके बाद में खांसी आ जाता है, ड्राई कफ। ड्राई कफ का एक ही इलाज है, मक्खन डाल के दूध पियो, ठीक रहेगा, नहीं तो खराब। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर सूखी खांसी गायब करनी है तो क्या करो, 1 गिलास दूध गाय का और मक्खन, 20 ग्राम मक्खन रात को फेंट करके पी के सो जाओ। ना नमक डालना, ना मिर्ची डालना, ना चीनी डालना, कुछ नहीं डालना, दूध और घी। हाँ, उस दूध को उबालते समय थोड़ा सा उसमें सौंठ वोट डाल लेना, 2-4 पिंच सौंठ डाल के उबाल लो। और रस धातु को अच्छा करने के लिए इसमें कुछ करना है तो मुलेठी की भी 2-3 डाल दो, सौंठ और मुलेठी। चुटकी में सब चीजें गायब होने लगी, चुटकी में। तो बढ़ने के लक्षण तो हो गए, अब अपन कमी के लक्षण पढ़ रहे थे। तो रस धातु में बढ़ोतरी की ही तरह कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो बढ़ने के हिसाब से घटोतरी भी इसमें कमी संभावनाएं रहती है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो रस धातु में बढ़ोतरी की तरह कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक है, और इस लक्षणों से, इसे मतलब लक्षणों से पहचाना जा सकता है। किससे पहचाना जा सकता है? लक्षणों से, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो रस धातु में बढ़ोतरी ही, बढ़ोतरी ही, बढ़ोतरी की ही तरह कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक है, और इस लक्षण को पहचाना जा सकता है। 1 मिनट, ठीक है वो। तो इसके जैसे कई लक्षणों को भी हम पहचाना जा सकता है, राइट। तो हम समझ सकते हैं इसको कि क्या क्या हो रहा होगा शरीर में, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो लक्षणों से पहचाना जा सकता है, जैसे कि मुंह का सूखना हो गया। उधर क्या हो रहा था, उसकी लार ज्यादा बन रही थी, टपक रहा था। यहाँ पे सूख जाता, ड्राई हो गया। थकान हो रही है यहाँ पे, वहां पे एनर्जी एक्टिव एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, थकान हो रही है, शरीर में रूखापन ज्यादा आ रहा है। और दिल में दर्द और धड़कन तेज होना स्वाभाविक है। क्यों दिल में दर्द दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पर पेशेंट को रखा गया है उसके जो सिस्टम है आजू बाजू के, जो काम करने चाहिए, दिल में दर्द, यानी पीछे ऑक्सीजन को बाहर से लाके शरीर को वापस देना और शरीर से खराब कंटेंट को बाहर निकालने तक की प्रक्रिया जो है वो डिब्बी करती है। यानी मतलब जो, जिसमें अपन ये व्यवस्था देते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। रस धातु में बढ़ोतरी की तरह कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक है। इस तरह के लक्षणों से पहचाना जा, इसको मतलब कई लक्षणों से पहचाना जा सकता है। यहाँ पे कुछ शब्द कट गया है। मुंह सूखना, थकान, रूखापन, दिल में दर्द, धड़कन तेज होना, तेज सांसें चलना आदि इस धातु के
धातु में कमी के लक्षण माने गए हैं। तो कौन कौन से हो गए लक्षण? मुंह का सूखना हो गया, सूखापन आ गया, थकान हो जाएगी या रूखापन आ जाएगा, ड्राईनेस हो जाएगी, या दिल में कोई दर्द वर्द हो गया, ड्राई हो गया, दर्द हो गया, या धड़कन तेज होना, तेज होने के साथ साथ ब्लड बीपी का भी बढ़ना, ये सब जो क्रम है देखने को मिल सकते हैं। तेज सांसें चलना, क्यों? क्योंकि दबाव बढ़ जाता है तो सांसें भी तेज चल सकती हैं आदि इस रस धातु की कमी के लक्षण पाए जा सकते हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा ओवर। क्योंकि अब रक्त धातु शुरू होना शेष है, तो हम सर इसको समापन करते हैं। सर ये रस धातु को ठीक करने के लिए बस चबा चबा के खाना है, यही कारण है या कुछ और भी है? हाँ जी, हाँ जी, चबा के भी खाना है और भी बहुत से ठीक करने की आवश्यकता रहती है। वो कैसे ठीक करना है वो बताएंगे कल, ओके है ना? क्योंकि अभी पूरा हो जाए रस धातु, फिर सारी चीजें एक साथ बताएंगे। इसको ठीक कैसे करना है। सारी समस्या तो जड़ी बीमारी की ही है। यस अभी तक तो हम समझ रहे थे पता नहीं क्या हो गया, विटामिन ए की कमी हो गई कि बी की कमी हो गई कि डी की कमी हो गई। हाँ जी। अजी कमी से कुछ नहीं हो रहा है। कमी से तो घर में 4 बंदे हैं, 4 बंदे यही खाना सब तो है, वही खा रहे हैं किचन में, बिल्कुल। लेकिन 2 को विटामिन डी की कमी रही है, 2 को भी होनी चाहिए ना। यदि हाँ खाने में ही विटामिन नहीं था तो उनके क्यों कमी नहीं हो रही है? उनके तो होनी ही, उनके तो ठीक। पूरा है। इसका मतलब खाने में कमी नहीं है, वो तो हमारे निकालने में है, हमारे उस रस को पकाने में हमारा शरीर काम नहीं कर रहा। समस्या ये आए और हम इलाज कर रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं। अब आप सोचो विटामिन डी खाने से क्या वापस आ जाएगा क्या बॉडी में? फिर कैल्शियम के भर भर के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो काम कर रहे हैं, ठीक है सर। है ना? इससे आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। यस मुझे सर। कहने की जरूरत नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, मतलब सब चीजें सामने है तो आदमी प्रमाण होता है तो प्रत्यक्ष को सब चीज समझ में आती है। यस। चलिए जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। आप सबको भी प्रणाम।